देखिए, आज हम लोग फिर से देख रहे हैं केल्सन, मतलब नेक्स्ट देख रहे हैं कि केल्सन का विशुद्ध विधि का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पिछला देखे क्लास में उसी के आगे का ये चल रहा है, बस ये अलग चीज है। ठीक है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था विशुद्ध विधि का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जानिएगा जो केल्सन का पूरा नाम क्या है। केल्सन का नाम है हेंस। ठीक है, हेंस केल्सन। ठीक है, हेंस केल्सन विधि के विशुद्ध सिद्धांत के प्रणेता के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने इस चीज का प्रतिपादित किया, नया सिद्धांत बताया था। केल्सन ने विधि के विशुद्ध सिद्धांत को 5 मूलभूत तत्वों पर आधारित किया था। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि कानून जैसा कि वह है वर्णन होना चाहिए। दूसरा, विधि के सिद्धांत और स्वयं विधि में अंतर बताया था। विधि के सिद्धांत को अपरिवर्तनशील व सर्वमान्य होना चाहिए, ये कहा था। विधि के सिद्धांत को विशुद्ध होना चाहिए और विधि शास्त्र सिद्धांत मूलक विज्ञान है। तो ये एक क्या था, इनके विशुद्ध सिद्धांत में 5 मूलभूत तत्व थे जिसके कारण इनको विशुद्ध विधि के सिद्धांत के रूप में माना गया था। ठीक है, आपका कितना केल्सन के पेपर बचा है? केल्सन के सिद्धांत को थोड़ा बस। विशुद्ध विधि का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कानून संबंधी विचारधारा के प्रतिपादन में किसी भी चीज जैसे कि इतिहास, राजनीति, समाज, नैतिकता, आर्थिक तथ्यों की सहायता नहीं ली थी। केल्सन का शुद्ध सिद्धांत मानकों की एक क्रमबद्ध क्या है, श्रृंखला है। उन्होंने विधिक क्रम को मानकों का स्तूप माना। उनके जो सिद्धांत थे वो आधारशिला उनका मानक था। केल्सन के शुद्ध सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले में ये देखिए कि विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कुछ नियम हैं अन्यायपूर्ण होते हुए भी विधि की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये उस उनके सिद्धांत की क्या थी, विशेषता थी कि उन्होंने न्याय को क्या किया, संदर्भ में परिभाषित नहीं किया, है ना, क्योंकि उनके अनुसार कुछ अन्यायपूर्ण नियम भी होते थे जिसको विधि की श्रेणी में रख दिया जाता था। दूसरा, उन्होंने कहा कि शास्त्री का विधि से परे कोई अस्तित्व नहीं है। अगर विधि बन रही है तो उसमें शास्त्री भी दिया जाएगा अगर उसको माना नहीं जाएगा तो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसका कोई अस्तित्व, परे कोई अस्तित्व नहीं मान रहे। ठीक है, अस्तित्व नहीं है ये बोला। उसके बाद विधि की अनुशास्त्री स्वयं में अंतर्निहित होती है, ये कहा। पब्लिक व प्राइवेट विधि में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों विधियों का एक ही स्रोत है और वह है प्रधान मानक। ठीक है, विधि विधिक चाहिए व नैतिक चाहिए में अंतर है ना। चाहिए कौन सा चाहिए, विधिक चाहिए या नैतिक चाहिए। ठीक है, नैतिक चाहना अलग होता है और विधिक चाहना अलग होता है, ये दोनों में अंतर बताए थे। विधिक चाहिए बाह्य जगत से, जबकि नैतिक चाहिए आत्म चेतना की प्राप्ति से। ठीक है, उन्होंने अंतर भी यहाँ पे बता दिया और उसके बारे में ये भी बता रहे हैं कि ब्रह्म जगत से विधिक चाहिए होता है और नैतिक चाहिए का मतलब होता है कि आत्म चेतना से चाहिए की प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समाज में शांति व सुरक्षा के लिए अनुशास्त्री का होना परिहार्य माना था। ठीक है, 7वें पॉइंट में उन्होंने कहा था कि मानकों की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी मूल मानक होती है और सभी मानकों का निकाय इसी मूल मानक से होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया था कि मानकों की वैधता का निर्धारण मूल मानक से होता है और प्रत्येक कानूनी व्यवस्था में एक मूल मानक आवश्यक होता है। ठीक है, एक ही विधि व्यवस्था में कोई मूल मानक हो सकते हैं परंतु उसमें आपसी विद्रोह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बताया था कि राज्य व कानून का अटूट संबंध होता है। नेक्स्ट, आगे एक आदेश एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसका समावेश किसी भी शुद्ध सिद्धांत में अनुचित होता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कानून राज्य के कानून से उच्चतर माना इन्होंने। उसके बाद नैसर्गिक व विधिक व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है और विधि में व्यक्तिगत अधिकार जैसी कोई वस्तु नहीं माना। ठीक है, तो यहाँ पे जो विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो समर्थक थे, है ना, उसमें इनका नाम भी उल्लेखनीय है। ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के ही हैं, परंतु इनका जो सिद्धांत है
उसको अलग से चैप्टर में पढ़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो विशुद्ध विधि का सिद्धांत था। इन्होंने अपने विधि सिद्धांत द्वारा विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की विवेचना मनोवैज्ञानिक तत्वों के आधार पर की। हेंस केल्सन वियना के विधि शास्त्र स्कूल के समर्थक थे। उन्होंने विधि शास्त्र के विधि के विशुद्ध सिद्धांत प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। वे विश्वविद्यालय में विधि के प्रोफेसर थे। इनका विधि संबंधी विशुद्ध सिद्धांत सन 1934 में ला क्वार्टरली रिव्यू में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत को वियना विचारधारा भी कहा जाता है। यद्यपि इस सिद्धांत का प्रथम निरूपण 1911 में हो गया था, परंतु इसका पूर्ण विकास युद्ध के पश्चात यूरोप में हुआ था। अब देखिए, जब उन्होंने कहा था जो मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत जो तत्व है उनका, वो था कि कानून जैसा है, जैसा कि वो है का वर्णन होना चाहिए, है ना, कि जैसे आपने कानून बना दिया है उसी चीज का वर्णन होना चाहिए, अर्थात वास्तविक विधि का वर्णन होना चाहिए, जैसा कि वो होना चाहिए का नहीं। जैसे कि अनेक विधि शास्त्रियों ने कहा, क्या कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए, परंतु क्या होना चाहिए ये नहीं पता। तो यहाँ पे यही चीज को बोला जा रहा है कि कानून जैसा है उसी को ही आपको देखना है। ठीक है, इसीलिए केल्सन को क्या प्रमाणवादी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखिए आप कि इन्होंने कहा था कि विधि के सिद्धांत और स्वयं विधि में अंतर बताया। तो केल्सन के अनुसार विधि के सिद्धांत तथा स्वयं विधि में अंतर, जिस प्रकार से विधि की प्राकृतिक वस्तुओं में कोई तार्किकता नहीं है, परंतु इन वस्तुओं का वर्णन करने वाला वैज्ञानिक सिद्धांत तार्किक होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार यद्यपि विधि के अंतर्गत विविध पारस्परिक विरोधी नियम का वर्णन होता है, फिर भी विधि के सिद्धांत का यह कार्य होता है कि वह उन सभी विरोधी नियमों को एक दूसरे से तार्किक दृष्टि से संबंध करे और उनका संयमित रूप से एकीकरण करे। अतः केल्सन ने कहा कि वह अपने सिद्धांत के अंतर्गत एक ऐसा ढंग निरूपित कर रहे हैं या कर रहा है जिसके अनुसार विधि की समस्त विषय वस्तुओं को प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, विधि के सिद्धांत और स्वयं विधि में अंतर बता दिया। उसके बाद विधि के सिद्धांत को अपरिवर्तनशील व सर्वमान्य होना चाहिए। इनके अनुसार यह था कि विधि के सिद्धांत को ऐसा होना चाहिए जो सभी स्थानों समयों में समान रूप से लागू हो। ठीक है, एक ही समय में या सभी स्थानों में क्या होना चाहिए, एक ही तरीके से वो लागू होना चाहिए, अर्थात अपरिवर्तनशील और सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला कि विधि के सिद्धांत को शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध होना चाहिए का मतलब यह है कि नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास शास्त्र आदि से ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। कि आप कोई विधि बना रहे हो तो वो अगर राजनीति शास्त्र के विरुद्ध है तो उसमें परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, इसीलिए बोला कि सिद्धांत को विशुद्ध क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद विधि शास्त्र सिद्धांत मूल विज्ञान है। तो मूल विज्ञान कैसे माना कि जो क्या बोलते हैं, केल्सन ने विधि शास्त्र के सिद्धांत को मूलक विज्ञान माना कि नैसर्गिक विज्ञान के उनके अनुसार विधि शास्त्र में विधियों का संबंध कार्य कारण पर आधारित नहीं होता है। जैसे कि अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे फांसी या दंड दिया जाना चाहिए। ऐसी विधियां तब भी विधि मान्य रहती हैं जबकि उनका उल्लंघन कर दिया जाता है, तो जो परिणाम निर्दिष्ट है वे नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए थे, विधि का विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं जिसको, और उनके अनुसार में क्या था कि ये 5 मूल तत्व थे। ठीक है, जिसको हमने अभी डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि इनकी जो विशेषताएं थी, विशेषताएं में जो पहला पॉइंट था कि विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने 2 आधार माना था कि विज्ञान का आधार वाक्य और विधि का आधार वाक्य। ठीक है, दोनों में अंतर है कि विज्ञान का आधार वाक्य प्राकृतिक विज्ञान का विषय है, जबकि विधि का आधार वाक्य विधि शास्त्र का विज्ञान है। और विज्ञान का आधार हमें कार्य तथा कारण के संबंध का ज्ञान कराता है, या उन बातों से संबंधित है जो कार्य तथा कारण के रूप में
अवश्य ही घटित है, अर्थात जो है कार्य से होता है, जबकि विधि का आधार्य वाक्य का संबंध इस बात के वर्णन से है जो किसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, अर्थात क्या से क्या घटित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो केल्सन ने विधि तथा न्याय को एक साथ, है ना, ये वाले पॉइंट का बता रही हूँ मैं आपको कि जो विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया गया है, उसके पहले इन्होंने ये दो पार्ट बता दिया था कि विज्ञान का आधार वाक्य और विधि का आधार वाक्य। उसके बाद ये चीज को हम डील कर रहे हैं कि विधि जो केल्सन ने बताई, केल्सन ने विधि तथा न्याय को एक साथ अध्ययन का विषय बनाने के पक्ष में मत नहीं दिया। ठीक है, विधि तथा न्याय को एक अध्ययन का विषय नहीं माना, है ना, इसके बारे में एक मत नहीं दिया। केल्सन के अनुसार विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ नियम अन्यायपूर्ण होते हुए भी विधि की श्रेणी में रखे जाते हैं। न्याय एक अतार्किक आदेश है, अतः इसको तर्क के माध्यम से स्पष्ट पूर्वक परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा था कि शास्त्री का विधि से परे अस्तित्व नहीं है। तो केल्सन ऑस्टिन की इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि जो शास्त्री होती है, शास्त्री यानी कि दंड, विधि से परे अपना एक पृथक अस्तित्व रखती है। केल्सन के अनुसार विधि चाहिए को विधिक चाहिए को किसी भी है से प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा किसी ऐसे तथ्य से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता जो कि विधि के क्षेत्र से परे अपना अस्तित्व रखता है। केल्सन ने कहा कि विधि का अंतिम उद्देश्य व्यक्तियों पर अंकुश लगाना होता है। विधि संप्रभु का समादेश होती है, इसलिए उसको मानने की बाध्यता होती है। उसके ना मानने पर दंड का भागी होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि विधि के अनुसार स्वयं उसी में अंतर्निहित है। तो केल्सन ने विधि को एज एन ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के रूप में परिभाषित किया है। विधि को मानने का एक प्रकार का दबाव होता है जो अन्य व्यक्तियों को नियम उल्लंघन करने से रोकता है। यह अनुशास्त्री विधि में स्वयं में ही निहित होती है। इसी अनुशास्त्री के कारण कोई भी व्यक्ति दूसरे के जीवन, शरीर, संपदा आदि पर अतिक्रमण या आक्रमण नहीं करता। करने में क्या है, करने में हिचकिचाता है। ठीक है, आप एकदम से क्या कर सकते हो, दूसरे के जीवन को ले नहीं सकते हो, क्योंकि भय रहता है, क्योंकि विधि बनी हुई है कि अगर आप किसी की हत्या करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, वो आपके मन में है, इसलिए यहाँ पे आदमी इस चीज को करने से हिचकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पब्लिक व प्राइवेट विधि में अंतर नहीं बताया। तो केल्सन के अनुसार पब्लिक व प्राइवेट विधियों में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों विधियों का एक ही स्रोत है और वह है प्रधान मानक, यानी कि ग्राउंड नाउन बोलते हैं, जिसको नॉर्म बोलते हैं। केल्सन ने कहा कि कतिपय बातों में अंतर होने के आधार पर इन पर दो बिल्कुल भिन्न लक्षण आरोपित नहीं किए जा सकते। पक्षकारों के बीच की गई संविदाएं दंड विधि जैसी होती हैं, क्योंकि दोनों मामलों में विधि मान्यता एक ही प्रधान मानक से प्राप्त होती है। हर चीज का क्या है, प्रधान मानक माना जा रहा है इसमें। उनके बीच इस आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता कि वे विभिन्न प्रकृति के हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि विधि चाहिए व नैतिक चाहिए में अंतर बता दिया। तो केल्सन जो कहते हैं कि विधि चाहिए ब्रह्म बाह्य जगत के लिए प्राप्त किया जाता है, जो वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होता है। इसका प्रधान तत्व उसमें सन्निहित होता है शास्त्री। शास्त्री एक ऐसा दंडादेश है जो किसी कार्य को करने या न करने की दशा में प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत नैतिक चाहिए, यानी कि स्वभाव में आत्मचेतना संबंधी सब्जेक्टिव टाइप के होने चाहिए, जो वस्तुगत तथ्यों से नहीं अपितु व्यक्तिगत भावना तथा विचार से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद शांति सुरक्षा के लिए अनुशास्त्री का होना अपरिहार्य है। तो केल्सन के अनुसार क्या है कि प्रत्येक समाज के लिए अनुशास्त्री या समादेश होना आवश्यक है, तभी सामाजिक सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है। अनुशास्त्री के बिना कोई भी समाज प्रगतिशील नहीं कर सकता या नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला कि मूल मानक से सभी मानकों का निकाय होता है।
वास्तव में अपने से ऊपर के कानून के नियमों से ही शक्ति प्राप्त होती है। इनके अनुसार प्रत्येक प्रकार के मानक या चाहिए नॉर्म्स की एक सीढ़ी होती है, तभी व्यवस्था सभी व सुचारू रूप से चलती है। पहले साधारण मानक होता है, फिर कानून का नॉर्म्स होता है, फिर सबसे बड़ा नॉर्म मूल मानक होता है। इसी मूल मानक से ही क्या होता है, अन्य मानक का निकाय होता है। इस प्रकार केल्सन ने एक चाहिए का किसी दूसरे चाहिए पर, और दूसरे चाहिए का किसी तीसरे चाहिए पर, और किसी तीसरे चाहिए का चौथे पे क्या कर दिया, महल एक खड़ा कर दिया। चाहिए कि सबसे ऊपर वाली जो होती है ना सीढ़ी, वो मूल मानक कहलाती है। ठीक है, जो सबसे पहला चौथा वाला जो पॉइंट बोल रहा है जो चाहिए, वो होगा मूल मानक। जैसे कि पहला बच्चा, दूसरे बड़े भाई, और तीसरा पिता, फिर दादा। ठीक है, पहला बच्चा, फिर दूसरा बड़ा भाई, फिर तीसरा पिता, फिर दादा। ठीक है, तो इसमें दो जो दादा हैं वो क्या होंगे, आपके मूल मानक के बराबर होंगे। ठीक है, मूल मानक यहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि मानकों की वैधता का निर्धारण मूल मानक से। तो प्रत्येक कानून व्यवस्था में एक मूल मानक होना जरूरी है। बिना मूल के क्या हो सकता है, विधि नहीं बन सकती है, जिसके बिना कोई भी संवैधानिक व राजनीतिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। केल्सन के अनुसार कोई मानक वैध है या नहीं, इस बात का निर्धारण मूल मानक के आधार पर किया जाना चाहिए, परंतु मूल मानक की वैधता अन्य किसी मानक से प्राप्त नहीं की जा सकती। मूल मानक स्वतः मान्य समझा जाता है। विधिक सिद्धांत का कार्य केवल मूल मानक व अन्य मानकों के पारस्परिक संबंधों का विचार करना होता है। नेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि एक ही विधि व्यवस्था के मूल मानकों के विरोध में ना हो। सभी विधि व्यवस्थाओं में कोई ना कोई मूल मानक अवश्य होता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी विधि व्यवस्थाओं में एक ही प्रकार के मूल मानक हों। एक ही विधि व्यवस्था में कई मूल मानक हो सकते हैं, परंतु उनमें आपस में विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधि की कोई भी व्यवस्था केवल उसी समय अस्तित्व में कही जा सकती है जबकि उसको जनता का कुछ ना कुछ समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, 10वें पॉइंट में उन्होंने कहा था कि राज्य और विधि एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, क्योंकि राज्य व कानून का अटूट संबंध होता है। राज्य का अपना कोई अलग शरीर नहीं होता, वह कानून के साथ जुड़ा होता है। राज्य व कानून दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, 11वें पॉइंट में उन्होंने कहा था कि आदेश एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। केल्सन आदेश को नहीं मानते थे। उनके अनुसार आदेश एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, परंतु किसी भी शुद्ध सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक तत्वों का समादेश अनुचित है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था 12वें पॉइंट में कि अंतरराष्ट्रीय कानून राज्य के कानून से उच्चतर है। तो केल्सन अंतरराष्ट्रीय कानून को राज्य के कानून से उच्चतर मानते थे। ठीक है, उच्चतर मानते हैं या उच्चतर मानते थे। ठीक है, तो केल्सन का कहना था कि यदि हम अंतरराष्ट्रीय विधि के मानकों को राज्यों पर बंधनकारी शक्ति रखने वाला मानते हैं, तो मानकों के रूप में केवल उसी दशा में वे बंधनकारी शक्ति रखते हैं जब राज्य के विधिक प्राधिकार से उच्चतर किसी अन्य उच्चतर अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यवस्था के द्वारा आरोपित हो। जैसे कि जब हम पैक्टा सन्ट सर्वेंटा को मान्यता देते हैं, तो इसका तात्पर्य होता है कि मान्यता देते समय हमने साथ ही साथ ऐसे विधिक प्राधिकारी को मान्यता दे दी है जो कि राज्य की सार्वभौमिक शक्ति को सीमित कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कहा था उन्होंने कि नैसर्गिक व विधिक व्यक्तियों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो केल्सन नैसर्गिक तथा विधिक व्यक्तियों के बीच में कोई अंतर नहीं मान रहे थे। उनके अनुसार समस्त विधिक व्यक्तित्व क्या होता है, कृत्रिम होता है। समस्त, ठीक है, समस्त विधिक व्यक्तित्व कृत्रिम होता है और अपनी विधि मान्यता वरिष्ठ मानकों से प्राप्त करता है। विधि के तहत व्यक्तित्व का अर्थ एक सत्ता से है जो अधिकार व कर्तव्य धारण करने में समर्थ हो। विधि मानक प्राणियों को भी एक सत्ता के रूप में मानती है जिन्हें अधिकार प्राप्त होता है और जो कर्तव्यों के अधीन होता है। इस प्रकार नैसर्गिक व विधिक व्यक्तियों के बीच कोई अंतर या विधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट पर उन्होंने कहा था कि विधि में व्यक्तिगत अधिकार जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो केल्सन के अनुसार यह है कि विधि मानात्मक संबंधों यानी कि नॉर्मेटिव रिलेशंस की एक प्रणाली है। हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि विधि में व्यक्तिगत अधिकार जैसी कोई वस्तु
नहीं होती। विधिक कर्तव्य विधि के सार के रूप में है। ठीक है, तो ये होता है आपका केल्सन विधि के विशुद्ध सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। ऑफ करना है क्या? हाँ।